नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। कल का दिन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत खास रहने वाला है क्योंकि एक तरफ निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और दूसरी तरफ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का नतीजा आने वाला है। यानी कल का सेशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा, बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। पिछले हफ्ते 7 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट के बाद सोमवार को शेयर बाजार ने शुरुआत में मजबूत ओपनिंग दी। सुबह 10:20 तक सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा ऊपर और निफ्टी भी 130 अंक चढ़कर ट्रेड कर रहे थे। इससे निवेशकों को लगा कि गिरावट का दौर शायद थम गया है, लेकिन ये मजबूती ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। 3 बजे के बाद एक बार फिर बिकवाली हावी हो गई और आखिरकार सेंसेक्स 61 अंक गिरकर 80,364 और निफ्टी 20 अंक फिसलकर 24,634 पर बंद हुआ। दिलचस्प बात ये रही कि ब्रॉडर मार्केट यानी मिड कैप और बैंकिंग शेयरों ने मजबूती दिखाई। निफ्टी बैंक 72 अंक चढ़ा और निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 154 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसका मतलब है कि निवेशकों ने बड़ी कंपनियों से ज्यादा छोटे और मिड साइज स्टॉक्स में दिलचस्पी दिखाई। आज के बाजार में सबसे ज्यादा चमक टाइटन कंपनी के शेयरों में दिखी, जो 2.23% ऊपर बंद हुए। इसके अलावा विप्रो, एसबीआई, इंडसइंड बैंक और हिंडाल्को में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली और इन सभी में 1.5 से 2% तक की बढ़त दर्ज हुई। दूसरी तरफ एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा दबाव में रहा और 1.89% टूटा। इसके अलावा मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डीज, अडानी एंटरप्राइजेज और लार्सन एंड टर्ब्रो जैसे बड़े नाम भी कमजोरी में रहे। सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट डिफेंस सेक्टर में आई, जहां निफ्टी इंडिया डिफेंस करीब 1.5% नीचे बंद हुआ। मीडिया और फार्मा इंडेक्स भी लाल निशान में रहे, लेकिन नुकसान सीमित रहा। गिरते हुए बाजार में अगर किसी सेक्टर ने मजबूती दिखाई तो वो थे पीएसयू बैंक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 1.8% ऊपर बंद हुआ। इसके साथ ही ऑयल एंड गैस, रियल्टी, कैपिटल मार्केट और एनर्जी इंडेक्स में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तेल मार्केटिंग कंपनियां यानी ओएमसीज जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी में 3 से 5% की तेजी देखने को मिली। तेल मंत्री ने कहा कि इन कंपनियों का मौजूदा वैल्यूएशन काफी कम है और आने वाले समय में इनकी असली वैल्यू को पहचान मिलनी चाहिए। ये बयान निवेशकों के लिए ट्रिगर का काम कर गया। गोल्ड से जुड़े फाइनेंशियल स्टॉक्स जैसे मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस करीब 2% तक चढ़ गए। वजह यह रही कि सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं और इन कंपनियों का बिजनेस गोल्ड लोन पर आधारित होता है। रिलायंस सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी का कहना है कि चांदी की सप्लाई में कमी लगातार 6 महीने से बनी हुई है। वो मानते हैं कि अगले 6 महीनों में चांदी 1,70,000 से 1,75,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है। उनके हिसाब से ये सही समय है चांदी खरीदने का। लेकिन मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के कृष्णन वीआर का कहना है कि हर कोई अभी सोना और चांदी में ज्यादा निवेश के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दाम पहले ही काफी ऊपर हैं। उनके अनुसार कीमती धातुओं में 8 से 10% से ज्यादा पैसा लगाना सही नहीं होगा। आईटी सेक्टर पर दबाव बना रहा। दिन के शुरुआत में तो खरीदारी हुई थी, लेकिन आखिर में इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुआ। इसकी बड़ी वजह अमेरिका में H1B वीजा प्रक्रिया में बदलाव है। भारतीय आईटी कंपनियां बड़ी संख्या में इन वीजा पर निर्भर करती हैं, इसलिए ये खबर उनके लिए नेगेटिव मानी गई है। इंडिया वीआईएक्स जैसे बाजार का डर इंडेक्स भी कहा जाता है 1.3% बढ़कर 11.58 तक पहुंच गया। वीआईएक्स का बढ़ना साफ इशारा करता है कि निवेशकों में घबराहट बढ़ रही है और आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। शुक्रवार को ही उन्होंने 5,687 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। पिछले एक साल में करीब 21 अरब डॉलर भारतीय बाजार से निकाले गए हैं, जो उभरते बाजारों में सबसे बड़ी आउटफ्लो है। इसका असर रुपए पर भी पड़ा है, जो डॉलर के मुकाबले 3.5% कमजोर हो गया है। यूएस मार्केट की तरफ देखें तो डाउ जोन्स लगभग 200 पॉइंट और S&P 500 करीब 30 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कल एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है।
ऑप्शन चेन में निफ्टी के लिए 24,800 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स खड़े हैं। इसका मतलब ये लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक निफ्टी 24,800 के ऊपर टिक कर नहीं रहता तब तक शॉर्ट कवरिंग मूव और तेजी की उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ 24,600 का लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। निफ्टी कई बार यहां से उछल चुका है, लेकिन अगर ये लेवल टूट गया तो मार्केट के लिए नीचे के नए दरवाजे खुल सकते हैं और निफ्टी 24,550, 24,500, 24,450 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी में आज का लो 54,200 अहम है। अगर ये टूटा तो 54,100 से 54,000 और उसके नीचे 53,900 से 53,800 तक फिसलने की संभावना है। लेकिन अगर ये लेवल बचा लिया तो फिर 54,350, 54,450, 54,550 तक रैली हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर राहत की खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर प्लान पर चर्चा चल रही है, जिसमें यूएस की भी भूमिका है। अगर ये जंग खत्म होती है तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव माहौल बनेगा। रिसर्च एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग BA3 पर स्टेबल आउटलुक के साथ बरकरार रखी है। उनका मानना है कि भारत की इकोनॉमी मजबूत है और महंगाई भी काबू में है, इसलिए देश की ग्रोथ स्टोरी को लेकर भरोसा बरकरार है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। 1 अक्टूबर को एमपीसी का फैसला आने वाला है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेपो रेट 5.50% पर बरकरार रहेगा, लेकिन सिटी, बार्कलेज और एसबीआई जैसे बड़े बैंकों ने ये भी कहा है कि सरप्राइज कट को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। ग्लोबल लेवल पर भी भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। WTO के पूर्व एम्बेसडर जयंत दास गुप्ता ने कहा है कि टैरिफ रोलबैक पर अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। जब तक इस पर प्रगति नहीं होगी, भारतीय बाजार में स्थायी और मजबूत रिकवरी की उम्मीद करना मुश्किल है। कल यानी 30 सितंबर को निफ्टी 50 इंडेक्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये हर 6 महीने में होने वाला रीशफल है, जिसमें कुछ कंपनियां बाहर जाती हैं और नई कंपनियां शामिल होती हैं। ये बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि निफ्टी 50 में आने के बाद किसी भी कंपनी में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ जाता है। इस बार इंडिगो और मैक्स हेल्थकेयर को निफ्टी 50 में जगह मिल रही है। ये दोनों इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प की जगह लेंगी। अनुमान है कि इंडिगो में करीब 4,500 करोड़ रुपए और मैक्स हेल्थकेयर में $372 मिलियन का ताज़ा निवेश आ सकता है। इसके अलावा एसबीआई, आईटीसी और बजाज फिनसर्व जैसे बड़े नाम भी निवेशकों की नज़र में हैं। एसबीआई में करीब $99 मिलियन, आईटीसी में $38 मिलियन और बजाज फिनसर्व में $19 मिलियन का पैसा आने का अनुमान है। जहां नए स्टॉक्स को फायदा होगा, वहीं पुराने बाहर हो रहे स्टॉक्स पर दबाव रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हीरो मोटोकॉर्प से करीब $309 मिलियन और इंडसइंड बैंक से $217 मिलियन तक की निकासी हो सकती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी फेरबदल होगा। इस बार सोलर इंडस्ट्रीज, इंजीनियर्स इंडिया, मैज़ेगॉन, डॉक और हिंदुस्तान जिंक जैसे नाम जुड़ेंगे। इन कंपनियों में 34 से $59 मिलियन तक का निवेश आने की संभावना है। इनके आने का मतलब है कि इंडिगो, डाबर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और स्विगी जैसे नाम नेक्स्ट 50 इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बदलाव होंगे। मिड कैप इंडेक्स में हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक और स्विगी शामिल होंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स में ग्लैंड फार्मा, बंधन बैंक और मदसन सुमी जैसे नाम जगह बनाएंगे। सेक्टोरल इंडेक्स में भी रीशफल होगा। उदाहरण के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को निफ्टी बैंक इंडेक्स से करीब $31 मिलियन का निवेश मिल सकता है, जबकि पावर ग्रिड को सीपीएसई इंडेक्स से करीब $8 मिलियन का फायदा होने का अनुमान है। हाल ही में जीएसटी रेट्स में बड़ी कटौती हुई है और इसका असर सीधा हम सबकी जेब पर दिख रहा है। 90% से ज्यादा प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं और ऊपर से फेस्टिवल सीजन में ऑफर्स और डिस्काउंट ने शॉपिंग का माहौल और भी गर्मा दिया है। ऑटो सेक्टर ने इसका फायदा तुरंत दिखा दिया। मारुति ने पहले दिन ही 80,000 इंक्वायरी और 3,000 गाड़ियों की बुकिंग दर्ज की। hyundai और टाटा मोटर्स को भी हजारों की बुकिंग मिली। साफ है कि दाम घटने से ग्राहकों की खरीदारी की दिलचस्पी तेजी से बढ़ गई है। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी कट वाले दिन ही क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट का आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपए के पार चला गया। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और मीशो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त खरीदारी हुई। 3 दिन तक ये रफ्तार बनी रही और खर्च 5 से 6 गुना तक बढ़ गया। बैंकिंग सेक्टर में भी इसका सीधा असर दिखा। एसबीआई कार्ड्स जैसे प्लेयर्स जो शुद्ध रूप से क्रेडिट कार्ड बिजनेस में हैं, अब इस बढ़ते ट्रांजैक्शन से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। हालांकि एसबीआई कार्ड्स का स्टॉक पिछले कुछ सालों से फ्लैट रहा है, लेकिन अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो कंपनी की ग्रोथ की संभावना मजबूत हो सकती है। ई कॉमर्स पर लोगों ने सबसे ज्यादा फैशन, फुटवेयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदे। इससे आदित्य बिरला फैशन, ट्रेंड यानी वेस्ट साइड और नयाका जैसी कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
जहां शॉपिंग बढ़ती है वहीं ऑनलाइन ट्रैफिक भी बढ़ता है। इसी वजह से ऑनलाइन विज्ञापन वाली कंपनियों के लिए भी ये गोल्डन सीजन होता है। Fly3i जैसी कंपनियों जो डिजिटल विज्ञापन पर काम करती हैं, इस दौरान ब्रांड से ज्यादा पैसा चार्ज करके अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकती हैं। Q2 के रिजल्ट्स में इसका असर सीमित दिनों के कारण थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन असली पिक्चर Q3 में क्लियर होगी, क्योंकि उस समय पूरा सीजन GST कट और फेस्टिवल्स जैसे दिवाली के साथ मिलेगा, जिससे कंपनियों के नतीजों में तगड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 1% से ज्यादा चढ़ा, क्योंकि कंपनी को भारतीय सेना से 30,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। इतना बड़ा ऑर्डर कंपनी की लंबी अवधि की कमाई और ग्रोथ के लिए मजबूत संकेत देता है। इंडसइंड बैंक कल से निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगा। आज शेयर 3% ऊपर बंद हुआ और मॉर्गन स्टैनली ने इसे इक्वल वेट रेटिंग दी, साथ ही टारगेट प्राइस 785 रुपए किया। ये अपग्रेड शेयर के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। ऑयल इंडिया ने अंडमान में नेचुरल गैस की खोज की घोषणा की, जिससे कंपनी का शेयर 2% ऊपर गया। ये खोज कंपनी के लिए आने वाले समय में प्रोडक्शन और रेवेन्यू को बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। IRFC का शेयर 2% चढ़ा, क्योंकि कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए के लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं। इससे रेलवे प्रोजेक्ट्स को बेहतर फंडिंग सपोर्ट मिलेगा और कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत होगी। वास्कॉन इंजीनियर्स का शेयर 20% तक उछल गया, क्योंकि कंपनी ने अडानी इंफ्रा के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इस डील से कंपनी की सालाना आमदनी 30% तक बढ़ने का अनुमान है, जो भविष्य में मजबूत ग्रोथ का संकेत देता है। पारादीप फॉस्फेट ने उड़ीसा में नया सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट लगाने का ऐलान किया, जिससे स्टॉक 7% ऊपर गया। इस प्लांट से कंपनी की प्रोडक्शन क्षमता और मार्केट शेयर दोनों बढ़ेंगे। वोकहार्ट का शेयर 15% से ज्यादा उछला, क्योंकि अमेरिका ने ट्रेड पार्टनर्स को फार्मा टैरिफ में छूट दी है। इससे कंपनी के एक्सपोर्ट और मुनाफे पर सीधा पॉजिटिव असर होगा। वहीं शिप बिल्डिंग सेक्टर में मुनाफा वसूली देखने को मिली। गार्डन रीच का शेयर 4% से ज्यादा टूटा। ये गिरावट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई मानी जा रही है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2026 से जनरल शिपमेंट की कीमतें 9 से 12% बढ़ेंगी। ये बढ़ोतरी प्रोडक्ट और कस्टमर की शिपिंग प्रोफाइल पर निर्भर करेगी, ताकि कंपनी उत्कृष्ट सेवा दे सके और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाए रखे। नए ग्राहकों पर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच साइन अप करने वालों पर इस बदलाव का असर नहीं पड़ेगा। ब्लू डार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर बालफोर मैनुअल ने कहा कि प्राइस बढ़ोतरी से कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, पर्यावरण के अनुकूल लॉजिस्टिक्स और नेटवर्क विस्तार में निवेश करती रहेगी। सोमवार को कंपनी का शेयर 5,600 रुपए पर बंद हुआ, जो 1.3% नीचे था। पिछले एक साल में शेयर में कुल 31.75% की गिरावट आई है। ग्लोबल स्पिरिट्स ने दुनिया की पहली प्रीमियम वोदका टेराई इंडिया क्राफ्ट वोदका लॉन्च की है, जिसे एमेथिस्ट क्रिस्टल से फिल्टर किया गया है। ये पूरी तरह राजस्थान की टेराई डिस्टिलरी में ग्रेन से ग्लास तक तैयार की गई है। कंपनी का शेयर सोमवार को 1.08% गिरकर 1,034.50 रुपए पर बंद हुआ। थॉमस कुक इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ साझेदारी की है, ताकि भारत के पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। MOU के तहत भारत के पर्यटन परिदृश्य को आधुनिक और आकर्षक बनाने के लिए रणनीतिक कदम उठाए जाएंगे। शेयर सोमवार को 2.47% बढ़कर 158.71 रुपए पर बंद हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी सब्सिडरी संपूर्ण रसैनलो को टेहा यात्रिम टेक्नोलॉजी होल्डिंग अनाउ ने शेरकती 52.04 करोड़ रुपए में बेचने का निर्णय लिया। वित्त वर्ष 2025 में इस सब्सिडरी का योगदान सिर्फ 0.23% था। SP पर हस्ताक्षर के बाद कंपनी ने पूरी हिस्सेदारी बेच दी। देश की डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरण कंपनियों की हालत अब धीरे धीरे सुधर रही है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में उनका ऑपरेटिंग घाटा 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए रह सकता है, जो पिछले साल 12,000 से 15,000 करोड़ था। घाटा कम होने की वजह टैरिफ बढ़ोतरी, बिजली खरीद लागत में कमी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। हालांकि डिस्कॉम्स अब भी भारी कर्ज और सरकारी सब्सिडी पर निर्भर हैं। इस साल उन्हें करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलने का अनुमान है, जो 2019-20 से दोगुना है। कुल कर्ज बढ़कर 6.7 से 6.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आजाद इंजीनियरिंग का शेयर आज 2.24% ऊपर बंद हुआ। कंपनी ने MSUBI हैवी इंडस्ट्री के साथ करीब 651 करोड़ रुपए के $multi million एग्रीमेंट पर साइन किया है। शेयर 1600 के आसपास स्ट्रॉन्ग हर्डल फेस कर रहा है, तो अगर ये क्रॉस हो गया तो ऊपर की तरफ बढ़ने की संभावना है। भास्कर इंजीनियरिंग एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो हाल ही में अडानी इंफ्रा के साथ एग्रीमेंट करने की खबर से 13% ऊपर कूद गया। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 134% बढ़ा और मार्जिन काफी मजबूत हुआ। पिछले 6 महीनों में शेयर ने लगभग 81% रिटर्न दिया है। वोल्स LED, जो AC और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाता है, आज 3.11% ऊपर बंद हुआ। LIC ने इसमें अपने स्टेक को बढ़ाया, जो बताता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसे पॉजिटिव मान रहे हैं। शेयर 100 के स्ट्रॉन्ग हर्डल को पार करने के बाद ऊपर की ओर स्मूथ मूव कर सकता है।
ओपेक प्लस ने नवंबर में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट का असर देखने को मिलेगा। इस वजह से BPCL, HPCL और IOC जैसे शेयर्स कल पॉजिटिव मूव कर सकते हैं। HSBC और अन्य ब्रोकरेज फर्मों ने इन शेयरों को बाय रेटिंग दी है। BEL को 16 सितंबर 2025 के बाद से 1092 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। इन ऑर्डर्स में EW सिस्टम अपग्रेड, डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड, टैंक सब सिस्टम्स, TR मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, EVM, स्पेयर्स और सर्विसेज शामिल हैं। सोमवार को BEL का शेयर 1.24% ऊपर 400.80 रुपए पर बंद हुआ। रेलटेल को विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी से 37.54 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी की पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी सेवाओं को मजबूत करेगा। सोमवार को कंपनी का शेयर 1.81% बढ़कर 371.10 रुपए पर बंद हुआ। प्रीमियर एनर्जीज को पश्चिम अफ्रीका के बेनिन में $19.95 मिलियन का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में 750 रूफटॉप सोलर पैनल की सप्लाई और इंस्टॉलेशन शामिल है, जो पुलिस स्टेशनों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और सीमा निगरानी इकाइयों जैसे महत्वपूर्ण सामुदायिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। NDR ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड में 26 सितंबर को प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ने अपने 73.13% शेयर रोहित रेलान फैमिली ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिए। इस ट्रांसफर में कुल 173,95361 शेयर शामिल हैं, जिनकी प्रति शेयर कीमत 10 रुपए है। टाटा मोटर्स ने अपने ब्रिटिश सब्सिडियरी जैगुआर लैंड रोवर में हुई साइबर सिक्योरिटी घटना के बाद ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं और डेटा सुरक्षा निश्चित की जा रही है। JLR के पास UK, चीन, स्लोवाकिया, भारत और ब्राजील में प्लांट और 7 ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब्स हैं। टाटा मोटर्स अपनी रीइमेजिन रणनीति के तहत 2039 तक पूरी जैगुआर लाइनअप को इलेक्ट्रिक बनाने और कार्बन नेट जीरो स्थिति हासिल करने की योजना पर काम कर रही है। लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड ने सेबी के पास अपना DRHP फाइल कर दिया है। कंपनी का IPO 1200 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें 800 का फ्रेश इशू और 400 OFS होगा। कंपनी बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पावर केबल्स, कंडक्टर और अन्य प्रोडक्ट्स बनाती है और इसका अधिकांश आय पावर केबल और कंडक्टर की बिक्री से आता है। साइबरटेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने अपने 30 साल पूरे होने पर शेयर होल्डर्स को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने प्रति शेयर 20 रुपए का स्पेशल डिविडेंड देने की घोषणा की है, जिसका कुल पे आउट 62.26 करोड़ रुपए होगा। रिकॉर्ड डेट 6 अक्टूबर और भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रमोटर फर्स्ट व्यू ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 26 सितंबर को ओपन मार्केट में 7,361 शेयर खरीदे। इससे उनकी हिस्सेदारी 29.864% से बढ़कर 29.878% हो गई। ये दर्शाता है कि प्रमोटर कंपनी के भविष्य पर भरोसा रखते हैं और शेयर में पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। IT सेक्टर में ग्लोबल लेवल पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, खासकर एक्सेंचर, TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, HCL टेक्नोलॉजीज और विप्रो में। इन कंपनियों की स्थिति सिर्फ उनके स्टॉक्स के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे IT इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के लिए भी सिग्नल देती है। मार्केट में अपडेटेड रहना इसलिए जरूरी है ताकि निवेशक सही समय पर निर्णय ले सकें। एक्सेंचर ने पिछले 3 महीनों में 11,000 कर्मचारियों को निकाल दिया है और आने वाले 2 से 3 महीनों में और ले ऑफ की चेतावनी दी है। इसका मुख्य कारण AI और ऑटोमेशन है। कंपनी AI में तेजी से निवेश कर रही है और अपने कर्मचारियों को नए AI प्रोजेक्ट्स और डेटा सर्विसेज में ट्रेन कर रही है, ताकि जो लोग AI में माहिर हैं उनकी जॉब सुरक्षित रहे। AI बुकिंग और डिमांड तेजी से बढ़ रही है। पूरे साल AI से होने वाली बुकिंग $6.9 बिलियन है और सिर्फ Q4 में 1.8 बिलियन बुक हो चुका है। इसका मतलब है कि क्लाइंट्स अब AI ड्रिवन सर्विसेज चाहते हैं और जिन कंपनियों के कर्मचारी इस टेक्निक को सही से नहीं समझते, उनकी जॉब खतरे में है। TCS और अन्य कंपनीज जैसे इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, पैनासोनिक और ओरेकल ने भी अपने इंडियन वर्कफोर्स में बड़े ले ऑफ किए हैं। ओरेकल ने अपने इंडियन कर्मचारियों का 10% काटा। ये दिखाता है कि IT सेक्टर में अब AI और नई टेक्नोलॉजी में फोकस होना जरूरी है, वरना कंपनियां पीछे रह जाएंगी। इसके अलावा H1B वीजा जैसे ग्लोबल फैक्टर भी IT कंपनियों को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये निवेशकों और IT कर्मचारियों के लिए यही शिक्षा है कि AI और ऑटोमेशन की डिमांड, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और कंपनी की AI ग्रोथ पर नजर रखना अब जरूरी है। जो पीछे रहेंगे वो मार्केट में फंस सकते हैं।